जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका नालंदा ईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर के चौहान आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को जीएस पढ़ाने के लिए यहां पर उपलब्ध हुआ हूं। तो उसी की क्रम में आज मेरी जो पहली क्लास है वो मैं ऑनलाइन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो पहली क्लास में मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूं कि मैं कैसे जीएस पढ़ाता हूँ। तो उस संदर्भ में मैंने जो है सबसे पहले क्वेश्चन की एक सीरीज रखी है। तो 30 क्वेश्चन की एक सीरीज आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो क्लास को ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आगे भी इसी तरीके की क्लासेज जो है मैं लगातार आपको देता रहूँगा और जल्दी ऑफलाइन भी मैं बैच लेकर के आने वाला हूँ। ऑफलाइन भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जल्दी आप देखोगे कि नालंदा पर आर के चौहान सर फिर से लौट चुके हैं। मैंने बहुत समय पहले यहाँ पर पढ़ाया भी था, अब समय हो गया उस बात को। तो अब नए सिरे से शुरुआत करनी है। तो आप सभी साथियों से मैं सपोर्ट की थोड़ी सी आशा करूंगा कि आप सभी लोग सपोर्ट करें और मेरी इस क्लास को पसंद करें अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो, और साथ के साथ अपने साथियों में इसको शेयर भी करें। चलिए साहब, शुरुआत करेंगे क्वेश्चन सीरीज से। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो पहला सवाल है वो पहला सवाल क्या है बेटा? अच्छा, मैंने वो सवाल ज़्यादा रखे हैं जो वनडे एग्ज़ाम की नींव होती हैं। वनडे एग्ज़ाम में ज़्यादा मात्रा में साहब आपके पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों को मैं ज़्यादातर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। बस आप देखते रहिए, शांत मन से इसको सीखिए। अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप इसको कंटेंट अपने किसी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, इनको लिख भी सकते हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल क्या है कि पहला सवाल है बेटा केरल। केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो पहले तो मैं आपको जरा बता दूं कि ये जो बेटा साम्यवादी दल होता है, साम्यवादी सरकार है, इसको बेटा कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब एक सवाल आपका पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इस कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब इसकी स्थापना हुई? तो कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात की जाए तो 26 दिसंबर सन 1925 को कानपुर के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक का नाम था बेटा एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय इसके संस्थापक थे। आपको ध्यान रखेंगे। और ये भी स्थान भी आप जरूर ध्यान रखिए कि स्थान क्या था साहब आपका? कानपुर। कानपुर में साहब आपकी इस पार्टी की स्थापना की गई। अब कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी दल की अगर बात की जाए तो केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बना था जिस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि भारत का पहला कौन सा राज्य था जिसमें गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो वो भी केरल ही हुआ करता था। तो ये जो सरकार थी, सरकार का जो गठन किया गया था, गठन किया गया था बेटा 1957 में। तो 1957 के जो विधानसभा के चुनाव हुए, उन विधानसभा के चुनाव में केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई थी। एक सवाल और हम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अगर सवाल आ जाए कि पहले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री केरल के कौन रहे, तो इनका जो नाम था, इनका नाम था बेटा एम.एस. नंबूदरीपद नाम के व्यक्ति थे। ये साहब आपके यहाँ के सीएम बनते हैं। तो पहले गैर कांग्रेसी सीएम भी हम इनको कह सकते हैं। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि केरल जो था वो दुनिया का पहला ऐसा देश बना था या पहला ऐसा राज्य बना था जहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ था। केरल साक्षरता के मामले में नंबर 1 है। आप सबको पता है कि यहाँ की जो साक्षरता दर है वो साक्षरता दर बेटा मैक्सिमम है। तो सवाल आ जाए ना कि सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो साहब आपके केरल की है। इस समय पर भी वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल में पूछेंगे। अगला सवाल क्या है? अगले सवाल की ओर पूछे तो अगला सवाल कह रहा है ये कि नए राज्यों की स्थापना करने के लिए विधायी शक्ति निम्नलिखित में से किसके प्राप्त है? किसको प्राप्त है या किसके पास है? तो कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी नए राज्य का गठन करना है तो नए राज्य का गठन कौन कर सकती है? पहला ऑप्शन दे रखा है लोकसभा को अधिकार है, दूसरा संसद को, तीसरा किसी राजनीतिक दल को, और चौथा हो गया साहब आपका केंद्र सरकार को। तो किसके पास अधिकार है? तो पहले इस सवाल के आंसर को ही देख लेते हैं। आंसर को अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा बेटा संसद को। संसद के पास अधिकार है कि संसद क्या करेगी? किसी नए राज्य का गठन कर सकती है। इसके लिए आपको समझनी पड़ेंगी 2 अनुच्छेद, 2 आर्टिकल आपको समझने पड़ेंगे। आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर साहब आपका 3। इन दोनों में अंतर समझिए। अगर इन दोनों में अंतर आपने सीख लिया तो समझ लीजिए कि सवाल की आप धूल उड़ा देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से सवाल है और बड़े कंफ्यूज करने वाली दोनों के दोनों ये आर्टिकल्स भी है। जैसे बेटा अनुच्छेद नंबर 2 के अंदर दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश, ध्यान रखेंगे, नए राज्यों का प्रवेश। और अगर बात की जाए आर्टिकल नंबर 3 की, तो आर्टिकल नंबर 3 में ये दिया गया है बेटा नए राज्यों की स्थापना। अब देखो धरती आसमान का अंतर आ गया यहाँ पर। नए राज्यों की स्थापना
बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि यार बात तो दोनों एक ही कह रहे हैं मगर एक नहीं कह रहे हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें कहने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जैसे सपोज करिए कि मैं भारत का नक्शा आप लोगों के लिए बनाऊं, तो छोटा सा मैंने नक्शा बना लिया, इसको थोड़ा सा भारत इस समय के लिए समझिए। और ये वाला क्षेत्र आप सबको पता है कि ये वाला क्षेत्र आज का पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा भारत के अंदर अगर शामिल हो रहा है, तो ये जो भारत के अंदर शामिल होगा बेटा, ये शामिल होगा अनुच्छेद नंबर 2 के तहत। क्लियर सी बात है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें कि मान लें कि यहाँ पर आप सबको पता है कि बांग्लादेश है, और बांग्लादेश का कोई भी हिस्सा अगर भारत का हिस्सा बनना चाहता है, भारत के अंदर जुड़ना चाहता है, तो भारत के अंदर जुड़ेगा किस अनुच्छेद के तहत बेटा? 2 के तहत। और अनुच्छेद नंबर 3 में क्या कहा गया? अनुच्छेद नंबर 3 में ये कहा गया, आप सबको पता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, और भारत का जो राज्यों का एक संघ हो गया बेटा, इस संघ के अंदर 28 तो साहब आपके राज्य हैं, और 28 राज्यों के साथ साथ इसके अंदर बेटा 8 जो हैं यूटी हैं। अगर भारत सरकार को कभी ऐसा महसूस हुआ कि इन 28 राज्यों की संख्या को बढ़ा करके 29 करना है, तो ये जो 29 करने का अधिकार है, वो अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद नंबर 3 के अंतर्गत है। अब इन दोनों की कुछ कॉमन सी भाषा क्या कहती है? अनुच्छेद नंबर 2 में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर के भारत की संसद किसी भी नए विदेशी क्षेत्र को भारत का हिस्सा बना सकती है। अनुसूची नंबर 3 में ये कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर भारत की संसद किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। क्लियर होगी बात? अगर एक सवाल और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, अगर किसी राज्य का नाम बदलना है या किसी राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन करना है, तो वो परिवर्तन भी आर्टिकल नंबर 3 के तहत ही होगा। क्लियर क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त सवाल था। तो इस ऐसे सवाल जो है लगातार आपको अब नालंदा की यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक कर लें, और लाइक करके अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अपने साथियों में इसको शेयर भी कर दें। बहुत जल्द आप लोगों के लिए ऑफलाइन बैच में लेकर के आ रहा हूँ। कुछ बैच हमारी कोचिंग में चल भी रहे हैं, के चौहान सर के बैच लगातार चल रहे हैं, साबित सर के क्लास चल रहे हैं, और भी एक नई टीम जो है वो आप लोगों के बीच में जल्दी देखने को मिलेगी। उसका भी इंट्रोडक्शन हम आपके सामने जल्दी रखने वाले हैं। एक नई एनर्जी के साथ हम कोचिंग को नई एनर्जी के साथ कोचिंग में जुड़ेंगे, और नई टीम को, एक नई बेहतर टीम को आपके सामने पेश करेंगे। उसी क्रम में अगले सवाल पर पहुंचते हैं। अगला सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? केला अनुसंधान संस्थान बेसिकली पूछ रहा है। एक बात ध्यान रखिए कि अनुसंधान संस्थान वनडे एग्जाम की नींव है। अगर आप वनडे एग्जाम की बात करोगे तो बेटा वनडे एग्जाम में बहुत बड़ी मात्रा में ये सवाल आपके पूछे जाते हैं। कोई ना कोई अनुसंधान संस्थान अक्सर पेपर में आ जाता है। तो यहाँ पर केरल का केला अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा है। तो केला अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है बेटा? त्रिची में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है साहब? आपका त्रिची में स्थित है। तो त्रिची के अंदर ये स्थित हो गया। अब आप जरा कुछ और प्रमुख संस्थानों के बारे में और देख लो। कम से कम कोशिश करेंगे कि 4 से 5 आपको याद हो जाएं। तो जैसे बेटा आपसे अगर पूछ ले कि चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो चीनी अनुसंधान संस्थान पड़ेगा साहब आपका कानपुर में। ध्यान रखेंगे, कहाँ पड़ेगा साहब? आपका कानपुर में स्थित है। अगर आपसे गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछ ले बेटा, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान पड़ेगा कहाँ पर बेटा? आपका लखनऊ में। याद कर लो, जबरदस्त तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत पेपर में आने की इनकी संभावना रहती है, और लगातार पेपर में आते भी हैं। जैसे आपसे एक पूछ ले कि चारा का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर पड़ेगा बेटा, तो चारा का अनुसंधान संस्थान पड़ता है साहब आपका झांसी में। कहाँ स्थित है बेटा? झांसी में। अच्छा, आपसे सब्जी अनुसंधान संस्थान पूछ ले, तो सब्जी अनुसंधान संस्थान पड़ेगा कहाँ पर बेटा? वाराणसी में। कहाँ पड़ेगा साहब? आपका वाराणसी में। मोदी जी का क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, तो आपको पता ही है वाराणसी का क्या रोल है। अच्छा, और भी कुछ पूछ सकता है। जैसे आपसे एक ये पूछ ले कि जरा ये बताओ बेटा नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर पड़ेगा, तो नारियल अनुसंधान संस्थान पड़ता है कासरगोड में। और कासरगोड कहाँ पड़ता है साहब? आपका केरल में पड़ेगा बेटा। कहाँ पर स्थित है साहब? आपका केरल में। अच्छा, कपड़ा अनुसंधान संस्थान पूछ ले। कपड़ा सभी लोग पहनते ही हैं, तो कपड़े के बारे में भी पता होना चाहिए भैया कहाँ पर इसका अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये स्थित है साहब आपका अहमदाबाद में। कहाँ पर स्थित होगा बेटा? अहमदाबाद में। तो ये अहमदाबाद में स्थित है साहब आपका, ये भी आप सभी लोग ध्यान रखें। अच्छा, एक और बता देता हूँ, खनन का बहुत आता फेवर में। अब खनन का जो ऑप्शन आता है ना, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं। खनन और उत्खनन में छोटा सा अंतर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले जरा इसका अनुसंधान संस्थान देख लें। तो ये पड़ेगा साहब आपका धनबाद पड़ता है, झारखंड में साहब आपका स्थित है। ध्यान रखेंगे, धनबाद में साहब आपका ये स्थित है। अच्छा, खनन और उत्खनन में एक बेसिक छोटा सा अंतर है, वो क्या है
कि अगर पृथ्वी की ऊपरी परत की खुदाई की जाए तो उसको खनन कहते हैं, और गहराई तक खुदाई की जाए तो उसको साहब आपका उत्खनन कहते हैं। तो ये प्रमुख संस्थान है, इन संस्थानों का आप ध्यान रखिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक करके, मगर चीज़ों को सीखो और समझो। यही चीज़ वनडे एग्जाम की नींव है बेटा। वनडे एग्जाम में बहुत देखने को मिलती है ऐसी चीज़ें। जैसे अगले सवाल में पूछते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में किस राज्य या किस प्रांत में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दलहन का मतलब क्या होगा? दाल। जितनी भी दालें होती हैं बेटा, दालों के समूह को ही क्या कहा जाएगा साहब आपका? दलहन कहा जाएगा। दालों का समूह जो है साहब आपका दलहन कहलाता है। ठीक साहब। अच्छा, तेल की बात करूं मैं बेटा, तेल की, तो तेल का जो समूह है, तेल के समूह को क्या कहा जाएगा साहब आपका? तिलहन कहा जाएगा। ये क्या कहलाता है साहब आपका? तिलहन कहलाता है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जैसे मोटा अनाज कहा जाए, मोटा अनाज, अब मोटा अनाज का जमाना खत्म हो गया। अभी भारत सरकार ने इसको साहब आपका मोटे अनाज को श्री अन्न का संज्ञा दी है, इसको श्री अन्न कहा जा रहा है। अब मोटा अनाज श्री अन्न कहा जा रहा है। तो ये 3-4 हैं, जरा देख लेते हैं इसको। अच्छा, एक और चीज हो जाती खाद्यान्न। खाद्यान्न की अगर बात की जाए तो खाद्यान्न किसको कहा जाएगा? खाद्यान्न वो चीजें हैं जो खाने योग्य हों। तो खाने योग्य चीजें साहब आपकी खाद्यान्न कहलाती हैं। राज्यों की बात कर लेते हैं, राज्य कौन सा किसमें है नंबर 1? बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, बस इन सिंपल से कॉन्सेप्ट को आप सीखते रहो, इनको अपने दिमाग में बैठा लो और ऐसी तरीके से बैठा लो कि पेपर में अगर आ जाए तो ये सवाल गलत ना हो। बच्चा मार खाता है जीएस में, जीएस में मार खाता है, और जीएस में ही एक ऐसी चीज है, जीएस में इतना अच्छा स्कोर किया जा सकता है, बस बच्चा थोड़ा सा घबराता है। घबराना नहीं है बेटा, चीजों को व्यवस्थित करके पढ़ोगे तो आप आगे जरूर बढ़ोगे। तो अगर दलहन की बात की जाए तो दलहन में आप सबको पता है कि नंबर 1 कौन सा राज्य है साहब आपका? एमपी है। तिलहन की बात की जाए तो तिलहन में कभी राजस्थान निकल जाता है, कभी एमपी निकल जाता है। तो वर्तमान समय में एमपी जो है इसमें नंबर 1 की श्रेणी में है। मोटे अनाज में हमारा उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 में है। और खाद्यान्न की बात की जाए तो खाद्यान्न में भी नंबर 1 पर कौन सा राज्य है साहब आपका? उत्तर प्रदेश ही है। तो इन सब चीजों में उत्तर प्रदेश का बोलबाला है। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था, आप लोगों ने सीखा और समझा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बहुत बढ़िया जबरदस्त, प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं कि इसको सीखो और समझे। देखिए बेटा, हरे पौधे ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और अपने भोजन स्वयं बनाने के कारण से इन्हें उत्पादक कहा जाता है। और हरे पेड़ पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके जो भोजन बनाने की प्रक्रिया, इस भोजन बनाने की प्रक्रिया को बेटा प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे हो गए, इन पेड़ पौधों को क्या कहा जाएगा बेटा? हरे पेड़ पौधों को कहा जाएगा उत्पादक। अब उत्पादक किसको कहेंगे बेटा? उत्पादक उन्हें कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो क्या बनाए बेटा? स्वयं अपने भोजन का निर्माण करेंगे, वो सब आपके उत्पादक कहलाते हैं। अब ये जो स्वयं भोजन बना रहे हैं, इन भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है साहब आपका? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब आप लोग एक बात जरा क्लियर समझ लें, वो ये समझ लेंगे बेटा कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब इस प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो क्या क्या हैं? एक जरूरी चीज होगी बेटा क्लोरोफिल। एक क्या जरूरी होगी साहब आपकी? क्लोरोफिल हो गया। बिना क्लोरोफिल के कारण, बिना क्लोरोफिल से साहब आपका भोजन बनना संभव नहीं है। तो क्लोरोफिल अनिवार्य चीजें हैं। और क्या जरूरी है बेटा? एक जरूरी है साहब आपका सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है। एक क्या जरूरी है बेटा? एक जरूरी है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का साहब आपका होना अनिवार्य है। और साथ के साथ साहब आपके जल की आवश्यकता पड़ेगी, और इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको साहब आपका ग्लूकोज कहा जाएगा, वो ग्लूकोज कहलाता है। ध्यान रखेंगे। अब ये पूछ रहा है कि किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक प्रभावी रहेगा? तो सर्वाधिक जो प्रभावी रहता है वो किस में रहता है साहब आपका? रेड कलर में रहता है। लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा भोजन बनता है साहब आपका पेड़ पौधों के द्वारा। और अगर मिनिमम की बात करेंगे बेटा तो मिनिमम किस में होगा साहब आपका? हरे कलर में मिनिमम होगा। सबसे कम जो भोजन बनेगा वो बनेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे जो धीमी रहेगी वो हरे रंग में रहेगी, और मैक्सिमम किस में रहेगी साहब आपका? लाल रंग के प्रकाश में मैक्सिमम रहेगी। ठीक है साहब। चलिए साहब, मैं समझता हूं क्लास में आप लोगों को मजा आ रहा होगा। क्लास बेटा अगर अच्छी लगे तो बस एक बार जरूर कहूंगा कि इसको शेयर जरूर करना, और ऐसी जबरदस्त क्लास में समय समय पर आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। बस आप लोग अगर मेरा साथ दोगे तो मैं आपका साथ दूंगा, और गारंटेड कहता हूं कि किसी भी वनडे एग्जाम में बैठ जाना, और वनडे एग्जाम में आपके अगर नंबर कम आ जाए तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि आकर के एक बार मिल जरूर लेना कि साहब हमने आपसे पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरे नंबर इतने कम रह गए। बस नंबर अगर कम रहेंगे तो उसमें लापरवाही आपकी होगी कि आपने जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपने घर पर जाकर के अगर नहीं पढ़ा, तभी आपके नंबर कम रह सकते हैं। नहीं तो जितनी भी कोशिश रहेगी कि कोशिश ये रहेगी कि हर एग्जाम में जो
क्वेश्चन आए वो आपके पढ़ाए हुए आए, उसी को फोकस करता हूं मैं। मेन फोकस मेरा बच्चों का सिलेक्शन है, बस वो सिलेक्शन आपको मैं जरूर दूंगा। बस आप पढ़ते रहिए, थोड़ी सी मेहनत करते रहिए, और मेहनत वाले की बेटा कभी हार नहीं होती, और जो मेहनत नहीं करता उसकी बेटा हमेशा हारी होती है। ये बात भी हमेशा ध्यान रखना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से फलों को पकाने के लिए कौन जरूरी है? तो फलों को पकाने का काम कौन करती है साहब? आपका एथिलीन करती है। एथिलीन के कारण से जो फल हैं वो साहब आपके तेजी से पकते हैं। ठीक साहब, चलिए अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल क्या है? ओहो देखो, बहुत बढ़िया सवाल आ गया, बहुत जबरदस्त सवाल है। सवाल है कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो हमारे शरीर के अंदर भंडारित नहीं होता, शरीर के अंदर जमा नहीं होता? तो एक शब्द याद रखेंगे, एक लड़का है, वो है साहब आपका बीसी। और बीसी डूबा जल के अंदर डूब गया, तो भैया बीसी नाम के जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है। बाकी जो विटामिन बच गए वो कौन से बच गए बेटा? वो बच गए साहब आपके ए बच गया, और दूसरा साहब आपका डी बच गया, फिर ई बचा, और फिर क्या बचा साहब आपका के। और ये किस में घुलनशील है साहब? आपके बसा में घुलनशील हैं। तो बीसी डूबा जल के अंदर, तो जल के अंदर साहब आपके घुलनशील हैं, और ये बाकी साहब आपके बसा के अंदर है। हमारे शरीर के अंदर बसा की मात्रा होती है, तो बीसी का मतलब यहाँ पर विटामिन सी आ गया। ये शरीर के अंदर साहब हमारा भंडारित नहीं होता है। क्लियर हो गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर पहुँचते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल जनरत उत्तर प्रदेश से एक जबरदस्त सवाल आपके सामने आया। आप रोडवेज से यात्रा करते होंगे, अगर आपको कोई रोडवेज बस दिखाई देगी और उस पर जनरत लिखा है तो आप देख करके पहचान लोगे कि वो एसी बस है। तो एसी बस की शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत यानी कि मिनिमम किराया बहुत कम है, कम दामों पर एसी बसों में बैठाने के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार जनरत नाम से एक बस सेवा की शुरुआत करती है। ये जो बस है ये विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि इनके अंदर एसी का प्रयोग किया गया है। तो एसी बस साहब आपकी प्रदान की जा रही है इस जनरत योजना के अंतर्गत। ठीक है साहब, सवाल ये भी मैं समझता हूँ क्लियर हुआ होगा। ये तो आप व्यवहार में भी देख सकते हैं कि अगर किसी रोडवेज पर जनरत लिखा होगा तो वो एसी बस होगी। आप ऐसा नहीं है कि उसमें घबरा जाएं और बैठ करके यात्रा ना करें, तो आप यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम किराए पर आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने वाली है। तो आप उससे घबराएं ना, बस उसमें यात्रा जरूर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी सफल योजना रही है जनरत बस सेवा योजना। अगले सवाल पर सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अक्सर उत्तर प्रदेश के एग्जामों में आपको देखने को मिलता ही है। सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इस सवाल में बहुत डाउट भी रहता है, बहुत विवाद भी रहता है। इस विवाद को मैं क्लियर करता हूं। देखिए साहब, एक है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। अच्छा, मैंने इसमें लिखवाया इसलिए नहीं क्योंकि सबको पता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बेटा कहाँ पर होगा साहब? आपका वाराणसी में ही होगा। ठीक है, नाम पता ही है सबको, बनारस का मतलब वाराणसी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ पर होगा साहब? आपका इलाहाबाद में ही होगा, तभी तो इसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहा गया। और साहब आपका ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है साहब? आपका मेरठ में स्थित है। और लखनऊ विश्वविद्यालय भी कहाँ पर स्थित है साहब? आपका लखनऊ में ही स्थित है। ये ध्यान रखेंगे। अब पूछ रहा है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आयोग के अनुसार भी और वास्तव में सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है उसका नाम है बेटा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अच्छा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी बेटा 1866 में। और 1866 में ये विश्वविद्यालय के तौर पर स्थापित नहीं किया गया, ये किया गया था एक कॉलेज के तौर पर। इस कॉलेज को नाम दिया गया था मेयोर कॉलेज। तो मेयोर कॉलेज के तौर पर साहब इसकी स्थापना हुई थी। विलियम मेयोर नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने इसे एक कॉलेज के तौर पर साहब आपका स्थापित किया। आगे चलने पर अंग्रेजी सरकार ने सन 1887 में 1887 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया था। तो 1887 से साहब आपका ये विश्वविद्यालय बन जाता है। ठीक साहब, ये क्या बन गया साहब? आपका विश्वविद्यालय बना था 1887 से। इसलिए हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर पूछा गया ये सवाल है। एक एडिशनल फैक्ट और मैं आपको बता देता हूं। अगर आप लोगों से एक सवाल और आ जाए कि देश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो देश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है बेटा वो 24 जनवरी सन 1857 में स्थापित हुआ था। देश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय और कहां पर स्थापित हुआ था बेटा? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय देश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आ गया। कलकत्ता के बाद दूसरा जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ बेटा वो हुआ था लखनऊ में, बंबई में बेटा, बंबई, लखनऊ में नहीं बेटा, बंबई में। दूसरा कहां पर हुआ साहब? आपका बंबई में हुआ था। बंबई विश्वविद्यालय दूसरे नंबर पर स्थापित होता है। और तीसरे की अगर बात की जाए तो बेटा तीसरा वाला जो स्थापित होता है वो होता है मद्रास में। तो
तो मद्रास विश्वविद्यालय हम कह सकते हैं ये तीसरे नंबर पर स्थापित हुआ। और भैया अगर चौथे विश्वविद्यालय की बात कर लें आपसे, तो चौथा होता है साहब आपका इलाहाबाद में, और जिसे कहा गया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो अगर सवाल आ जाए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का देश में स्थापना पे कौन सा क्रम था, तो स्थापना पे इसका नंबर साहब आपका चौथा हुआ करता था, ये चौथे नंबर पर स्थापित हुआ था। मगर उत्तर प्रदेश का ये सबसे पुराना, ये सबसे पहला विश्वविद्यालय था। इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान रखें, बहुत जबरदस्त फैक्ट थे यहाँ पर, आपको ध्यान रखने। अच्छा, दो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और जरूर बता देता हूँ। अगर कलकत्ता विश्वविद्यालय की बात की जाए, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से अगर स्नातक आपसे पूछ ले, तो स्नातक अगर आपसे पुरुष पूछ ले कि पहले स्नातक पुरुष कौन रहे, तो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी ये आरओ के अंदर भी सवाल साहब आपका पूछा गया कि भैया जरा बता दो पहले स्नातक कौन रहे। तो पहले जो स्नातक थे इनका नाम था साहब आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और हाँ, यही वही भैया बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जिन्होंने वंदे मातरम साहब आपका लिखा है। अगर महिला आपसे पूछ ले तो महिला का नाम आपको पता होना चाहिए। महिला का नाम था बेटा कादम्बनी गांगुली, पहली महिला स्नातक जो रही उनका नाम था कादम्बनी गांगुली, ठीक। और पुरुष आपसे पूछ ले तो पुरुष कौन थे साहब आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये वही बंकिम चंद्र चटर्जी भैया जिन्होंने आनंद मठ लिखा, और आनंद मठ के अंदर ही इन्होंने वंदे मातरम का उल्लेख किया था, वंदे मातरम को इनके अंदर इन्होंने शामिल किया था, ठीक साहब। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर पहुंचते हैं बेटा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि निम्नलिखित उद्योगों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही में सुमेलित नहीं है, कौन सा आपस में मैच नहीं करता। ये मैच पूछ रहा है, बहुत सिंपल है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, वो है साहब आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की अगर बात की जाए तो 24 जनवरी सन 2018 को इसकी शुरुआत होती है। 24 जनवरी 2018 इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी दिन उत्तर प्रदेश सरकार का पहला स्थापना दिवस मनाया गया था बेटा। सवाल आ जाए ना कि उत्तर प्रदेश का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 24 जनवरी सन 2018 को पहला स्थापना दिवस भी मनाया गया था। इसी समय पर योगी सरकार ने इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की। योजना को लगाने का, चालू करने का एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक जिले की किसी एक वस्तु को विश्व स्तर पर प्रमोट किया जाएगा ताकि उस जिले का मान बढ़ सके और जो निवेश है वो निवेश उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं वापस आ सके। अब इसी के क्रम में जो नोएडा है, नोएडा में सॉफ्टवेयर को बढ़ावा दिया गया है, आईटी सेक्टर यहाँ का, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही में सुमेलित है। सीतापुर की अगर बात की जाए तो सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए भी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अच्छा, वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मगर अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर बेटा खेलकूद के सामान के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो फिर ये बेटा प्रसिद्ध किसके लिए है, ये भी सीख लेना जरूरी है। तो अगर गोरखपुर की बात की जाए बेटा, तो गोरखपुर की अगर बात की जाए तो गोरखपुर प्रसिद्ध है साहब आपका टेराकोटा के लिए, टेरीकोटा के लिए साहब आपका प्रसिद्ध है, ठीक है साहब। ये मूर्ति निर्माण की एक कला है। और अगर खेलकूद के सामान की बात की जाए तो खेलकूद का जो सामान है वो कहाँ का प्रसिद्ध है साहब आपका, मेरठ का है। तो मेरठ में खेलकूद का सामान आते हैं सब, खेलकूद के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध हो गया, गोरखपुर जो हो गया वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध हो गया, ठीक साहब। इस सवाल से इतनी चीजें ही हमें सीखनी थी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर पहुंचते हैं बेटा। अगला सवाल है कोबाल्ट। इतनी बार पेपर में आ गया, इतनी बार पेपर में रिपीट हुआ है, बड़ा जबरदस्त सवाल है और हर बच्चा इसको देखते ही सही करता है कि कौन से विटामिन, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। किसमें पाया जाता है साहब आपका, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट की उपस्थिति B12 में होगी। क्लियर है? ऐसे सवालों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, बस इनको याद करना है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त आया। सवाल है एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो पहला आ गया ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, अगला आ गया ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन या एडवांस ट्रांजैक्शन मशीन। किसको कहा जाता है? एटीएम। तो एटीएम की जो फुल फॉर्म है बेटा वो फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक साहब। एटीएम की बहुत सुविधाएं हैं। वैसे आजकल तो एटीएम पे लोगों का जाना कम ही हो गया है क्योंकि जब से गूगल पे वगैरह आ गया या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ऐप आ चुकी हैं तो उससे अधिकांश लोग वहीं से ट्रांजैक्शन अपना पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। मगर पहले सभी लोगों को एटीएम जरूर जाना पड़ता था। तो एटीएम से थोड़ी सी एक दो बातें सिखा देता हूं मैं। एटीएम की अगर बात की जाए तो एटीएम की अगर बात करेंगे तो बेटा दुनिया का जो पहला एटीएम था वो 1967 में साहब आपका लंदन में स्थापित हुआ था। और अगर भारत की बात की जाए
तो भारत का जो पहला एटीएम था उसको स्थापित होने में और 20 साल लगे, और 1987 में 1987 में एक बैंक था, बैंक का नाम था HSBC नाम का बैंक था, और इस बैंक ने बंबई में साहब आपके एटीएम की स्थापना की थी। ये भारत का पहला एटीएम बनता है। अगर एटीएम की बात की जाए तो आज के समय में जो मैक्सिमम एटीएम है, मैक्सिमम यानी कि सर्वाधिक जो एटीएम है वो सबको पता है किस बैंक के हैं साहब, आपके SBI के। SBI बैंक के इस समय पर सर्वाधिक एटीएम है। ठीक साहब, क्लियर है, कोई समस्या यहाँ तक होगी नहीं आप लोगों को। अगले सवाल पर पहुँचते हैं। अगला सवाल है, ये सवाल बड़ा जबरदस्त है। सवाल है कि प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है वायुमंडल में पाई जाती है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ से थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि वो बताना चाह रहा था कि सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों में बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर वायुमंडल का अभाव है। इस पर वायुमंडल साहब आपका पाया नहीं जाता। अब वायुमंडल इस पर क्यों नहीं पाया जाता और वायुमंडल होता क्या है ये भी समझना जरूरी है। असल में वायुमंडल की अगर बात की जाए तो वायुमंडल जो है वो साहब आपका गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण। तो गैसों का जो मिश्रण है, इस मिश्रण को साहब आपका वायुमंडल कहा जाता है। गैसों के मिश्रण को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी के आसपास भी वायुमंडल पाया जाएगा। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन की प्रतिशतता आपको ध्यान रखनी है, 78 लगभग 78.08% के आसपास नाइट्रोजन पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। अच्छा, एक सवाल मैंने बड़ा मजेदार देखा कि दूसरे नंबर की गैस उसने पूछ ली, ये पूछ लिया कि बताइए कि वायुमंडल में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो दूसरे पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है साहब आपकी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का प्रतिशतता भी आपको ध्यान रखनी है, वो है साहब आपका 20.95% के आसपास जो है साहब आपकी ऑक्सीजन है। और तीसरे नंबर पर जो गैस है वो साहब आपकी ऑर्गन गैस है, और चौथे पर जो गैस है वो कौन सी साहब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा भी बहुत सारी कई गैसें और पाई जाती है। ऑर्गन की अगर प्रतिशतता देख लो तो 0.93% के आसपास साहब आपकी ऑर्गन गैस है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 0.03% आसपास क्या है साहब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसके अलावा भी बहुत सारी गैसें हैं, अकेरिया गैसें बहुत सारी हैं। तो अब सवाल पूछ रहा है कि प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाएगी। तो सर्वाधिक मात्रा में बेटा नाइट्रोजन गैस आपकी पाई जाती है। दूसरे नंबर पर क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस होगी। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर पहुंचते हैं। अगला सवाल बहुत जबरदस्त, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आ गए साहब, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के शासक। हर्षवर्धन अपनी बहन के लिए इसने पूरा उत्तर भारत के साम्राज्य को एकजुट कर लिया। हर्ष को हराने वाला एकमात्र शासक भी पुलकेशन द्वितीय था। एहोल अभिलेख इस बात की जानकारी देता है। तो हर्षवर्धन एक योद्धा तो था ही, योद्धा के साथ साथ वो बहुत बड़ा एक लेखक भी था। अब वहाँ पर 4 किताबें दी गई हैं, और चारों किताबों के लेखक आपसे ये पूछ रहा है कि 4 किताबों में से हर्षवर्धन ने कौन सी किताब लिखी है। तो पहली किताब है प्रियदर्शिका, हर्ष के द्वारा लिखी गई है। नागानंद भी हर्ष ने लिखी है, और रत्नावली भी हर्ष ने लिखी है। तो 1, 2, 4 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। अब ये जो हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र का मतलब हर्ष का जो जीवनी है, हर्ष के बारे में जो लिखा गया है, इस हर्ष चरित्र को लिखने वाले व्यक्ति हर्षवर्धन नहीं थे बेटा। इसको जो लिखने वाले व्यक्ति थे वो थे साहब आपके बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र को साहब आपका लिखा है। इसके अलावा इनकी एक और किताब थी, किताब का नाम था कादम्बरी। क्या नाम था बेटा, कादम्बरी। तो कादम्बरी और हर्ष चरित्र दोनों को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे साहब आपके, बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको भी बता ही रहा था, हर्षवर्धन से एक बात ध्यान रखेंगे कि हर्षवर्धन अपने राज्याभिषेक के हर 5वें साल प्रयाग और कन्नौज में एक संगति का धार्मिक सभा का आयोजन करता था, और इस धर्म सभा में अपनी सारी संपत्ति दान कर देता था। तो तभी से कहा गया है कि हर्षवर्धन के समय से ही कुंभ मेलों की शुरुआत हुई है। कुंभ की जो शुरुआत है, तो कुंभ की शुरुआत किसके समय से होगी बेटा, वो शुरुआत होगी साहब आपके हर्ष के समय से। पहली बात, इसको हराने वाला एकमात्र शासक भी आपको पता होना चाहिए, नाम था पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक थे ये भी आपको पता होना चाहिए, चालुक्य वंश के शासक थे। असल में इन्होंने हर्ष को हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। भैया हर्ष हारा भी है, ऐसा नहीं है कि जीता, ये हारा। और इसकी जो जानकारी है वो एक अभिलेख देता है, उस अभिलेख का नाम है साहब आपका एहोल अभिलेख। और भैया हर्ष की जानकारी, अगर हर्ष का चर्चा हो रही हो और एक व्यक्ति को हम याद ना करें तो वो भी बेकार होगा। वो जो यात्री था उसका नाम था हेन स्वांग, और हेन स्वांग चाइना का यात्री था,
और बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में बेसिकली पढ़ने के लिए हर्षवर्धन जो था, उस हर्षवर्धन के समय में ये साहब आपका भारत आया था। और ये रहने वाला कहाँ का था बेटा? चीन का यात्री था, चीनी यात्री था। और इसकी एक किताब थी, किताब बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में आ चुकी है। वो किताब थी, किताब का नाम था बेटा सीयू की। क्या नाम था बेटा? सीयू की। तो सीयू की नाम की इसने किताब लिखी थी और इसने अपनी पूरी इस यात्रा का वर्णन किया कि कैसे ये साहब आपका भारत गया और कैसे साहब आपका भारत से ये कैसे भारत की यात्रा से क्या क्या चीजें सीख करके ये भारत में आया है। ठीक साहब, आगे बढ़ो, अगले सवाल में पूछे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने शाह इकबाल बुलंद की पदवी दी थी? शाह इकबाल बुलंद किसे कहा था? ये साहब आपका पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है दारा शिकोह, दूसरा शाह शुजा, तीसरा औरंगजेब, चौथा मुराद। ये चारों के चारों बेटा शाहजहां के बेटे हैं। तो किसे इसने शाह इकबाल बुलंद की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये शाह बुलंद इकबाल की जो उपाधि थी इसने अपने बेटे, बड़े वाले बेटे का नाम था दारा शिकोह। क्या नाम था बेटा? दारा शिकोह। दारा शिकोह को ये उपाधि प्रदान की थी। दारा शिकोह बहुत उदारवादी शासक रहा, बहुत उदारवादी। अगर कहते हैं कि अगर इसके हाथ में सत्ता आती तो शायद भारत में और कुछ स्थिति होती, भारत का इतिहास कुछ और कहता। मगर हुआ क्या कि उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हुए और उस उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या करके अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। तो जिस कारण से दारा शिकोह गद्दी को प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि उत्तराधिकार के युद्ध में इसकी हार हो जाती है। दारा शिकोह से एक बात जरूर ध्यान रखनी कि दारा शिकोह एक ऐसा व्यक्ति भी रहा जिसने जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हिंदुओं के उपनिषद को इसने बेटा फारसी भाषा में रूपांतरित किया था। ये इन्हें फारसी भाषा में पहुंचाता है और फारसी भाषा में इन्हें रूपांतरित करके इसने जो किताब का नाम रखा वो नाम रखा था बेटा सीर-ए-अकबर। तो सीर-ए-अकबर नाम से इसने फारसी भाषा में इसका रूपांतरण भी करवाया था। और एक बात और ध्यान रखें कि जब दारा शिकोह की हार हो गई तो हार होने के बाद जब इसकी हत्या औरंगजेब ने की तो औरंगजेब ने हत्या करने के बाद इसे हुमायूं के मकबरे में साहब आपका दफन किया था। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है बेटा? तो ये स्थित है साहब आपका दिल्ली में। और पूछा जाए कि इसे किसने बनवाया तो इसको बनवाने वाली जो इसकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था बेटा हाजी बेगम, जिसे छोटी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इसका मकबरा बनवाया, इसे शाही कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि ना जाने कितने शाही परिवार के लोगों को इस मकबरे में दफन किया गया है, हुमायूं के मकबरे में, इसलिए इसे शाही कब्रिस्तान के नाम से भी साहब आपका जाना जाता है। आगे बढ़ें, अगले सवाल में पहुंचे। अगला सवाल है कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाएगी? हर छोटे से बच्चे को पता होगा कि गांव में बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि सुबह सोयाबीन, शाम को सोयाबीन को भिगोइए। सोयाबीन वो वाली नहीं बेटा, सोयाबीन जो हम सब्जी में यूज करते हैं वो सोयाबीन के वास्तव में खल होती है। जब उसका तेल निकाल देते हैं तो तेल निकालने के बाद जो खल बचती है उसको इस पीस में कन्वर्ट निकलती है वो, और उसको बीच में से काट करके खाने में प्रयोग में लाया जाता है। बेसिकली वो सोयाबीन की खल होती है। तो सोयाबीन के बीज होते हैं, उनको भिगो करके खाना चाहिए। बड़ी मात्रा में हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है बेटा? प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाई जाएगी साहब? आपका सोयाबीन के दानों में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक साहब, क्लियर है? अगले सवाल पर पहुंचते। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है बेटा किसके, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, किनके बीच संबंधों की पुनर्समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध सुधारने के लिए। अगला आगे विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध सुधारने के लिए, कार्यपालिका या न्यायपालिका के बीच, या केंद्र और राज्य के बीच संबंध सुधारने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तो ये किया गया था केंद्र और राज्य के बीच संबंध सुधारने के लिए। यहाँ से कुछ सवाल बड़े जबरदस्त आते हैं, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। ये योग नहीं बेटा, आयोग है। तो ये आयोग है, बहुत जबरदस्त सवाल यहाँ से आते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो गठन किया गया था बेटा 1983 में। कब गठन किया गया बेटा इसका गठन किया गया था 1983 में। ध्यान रखेंगे बेटा, एक रिटायर्ड न्यायाधीश थे, न्यायाधीश का नाम था राजेंद्र सिंह सरकारिया। उनकी अध्यक्षता में यह आयोग बना और इस आयोग ने अपनी सिफारिश में एक सुझाव दिया। वो सुझाव ये दिया कि हमें केंद्र और राज्य के बीच में अगर संबंध सुधारने हैं तो हमें एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना चाहिए। भारत की सरकार ने, भारत की संसद ने इसको स्वीकार किया और एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। और गठन किया बेटा अनुच्छेद नंबर 263 में। ध्यान रखें, एक और बात
ध्यान रखनी है कि ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इस अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष की अगर आपसे सवाल पूछ ले तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष भारत का हमेशा प्रधानमंत्री होगा। और अगर इसमें सदस्यों की बात की जाए तो सदस्य कौन कौन होते हैं बेटा, तो इसमें सभी राज्यों के सभी सीएम इसके अंदर शामिल होंगे। 28 राज्य हैं, 28 के 28 के सीएम इसके अंदर शामिल होंगे। प्लस इसके अंदर बेटा जितने भी यूटी हैं, जहां पर साहब आपके यूटीओ के अंदर राज्यपाल हैं तो वहां पर उपराज्यपाल हैं तो वहां पर उपराज्यपाल होंगे साहब शामिल। और अगर मान लो कि जैसे वर्तमान समय में 2 हमारे यूटी ऐसे भी हैं जहां पर साहब आपके पीएम होते हैं, जहां पर साहब आपके पीएम हैं, जहां पर आपके सीएम हैं तो उनके साहब आपके सीएम इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। जैसे 2 यूटी कौन कौन से हो गए, एक दिल्ली हो गया बेटा, और दिल्ली के अलावा साहब आपका दिल्ली के अलावा क्या हो गया साहब आपका, दिल्ली के अलावा पुदुचेरी हो गया तो वहाँ के सीएम होंगे। प्लस साहब आपके प्लस एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करेंगे, प्लस क्या ऐड करेंगे, प्लस साहब आपका एक ऐड ये करेंगे कि जो 6 कैबिनेट मंत्री हैं, 6 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी साहब आपके इसके सदस्य होते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके साहब आपके सदस्य होंगे। और ये सारे के सारे जो व्यक्ति हैं, ये सारे के सारे व्यक्ति फैसला करते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध स्थापित होने हैं, किन किन योजनाओं का आदान प्रदान होना है। तो बहुत जबरदस्त ये सवाल था, इस सवाल को आप सभी लोग ध्यान रखें और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है वो हमारे संविधान की एक अनुसूची भी करती है बेटा। उस अनुसूची का नाम है अनुसूची नंबर 7। क्या है साहब आपका, अनुसूची नंबर 7। ठीक साहब, अनुसूची नंबर 7 जो है वो इसका फैसला भी करती है। आगे बढ़ो, अगले सवाल पे पहुंचे। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल पे पहुंचे। अगला सवाल है हवाई जहाज के जो शोर करते हैं। चलिए साहब अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल है हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए, हवाई जहाज के जो टायर हैं उन्हें चौड़ा करने के लिए किस साहब आपके गैस का प्रयोग किया जाएगा। तो हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए इसमें जो प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं बेटा, हीलियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं साहब आपका, हीलियम का प्रयोग करते हैं। अगले सवाल पर पहुंचते हैं बेटा। अगला सवाल क्या है, 19वां सवाल क्या है, 19वां सवाल और भी जबरदस्त है बेटा। देखिए साहब, नमक तो बहुत यूज में लाई जा सकती है और बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग प्रकार के नमक का प्रयोग भी करते हैं। आजकल कोई काला नमक का प्रयोग कर रहा है, कोई सेंधा नमक का प्रयोग कर रहा है, कोई व्हाइट नमक का प्रयोग कर रहा है, कोई आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग कर रहा है। अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नमक का प्रयोग मनुष्य को साधारणतः नहीं करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होता है, इसका आंसर होगा बेटा समुद्री नमक का। जो समुद्र से नमक जो प्राप्त की जाती है डायरेक्ट, क्योंकि हमें सबको पता है कि समुद्र के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वो लवण है बेटा NaCl। और समुद्र के पानी को अगर आप 1 घंटा भी धूप के अंदर रखोगे तो पानी वाष्पन की क्रिया से ऊपर उड़ जाएगा, ठोस बचेगा, वो नमक ही होगा, NaCl होगा। तो इसका डायरेक्ट प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क संबंधी कई बीमारियां हो सकती हैं। ठीक साहब, तो इसका हमें डायरेक्ट प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं पूछ रहा तो आंसर क्या होगा, बी। अच्छा, आज की क्लास का हम आखिरी सवाल आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। आखिरी सवाल क्या है बेटा, आखिरी सवाल है कि मानव के जो बाल होंगे वो नख का मतलब नाखून होते हैं, वो बड़े पैमाने पर बढ़ते रहते हैं। तो उसके बढ़ने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है, तो उसका प्रोटीन जो है साहब आपका, ये है साहब आपका केराटिन नाम का प्रोटीन है। ये इसके लिए साहब आपका उत्तरदायी है, उसके लिए साहब आपका जिम्मेदार है। चलिए साहब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो सवाल है, ये सवाल 21वें नंबर का जो सवाल है ये आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे और देखने के बाद ये जरूर कमेंट करके बताए कि क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है। तो क्षेत्रफल के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप आप लोगों से पूछी जा रही है। तो आप ज़रूर इस सवाल का आंसर कमेंट करके बताएंगे। मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा, इंतजार करूंगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, ज़बरदस्त लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी अच्छी सी वीडियोस के साथ, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।